वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, इसलिए वीडियो में जो सीन्स आपको दिखाए गए हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टोरी लाइन बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन्ड है। तो चलिए चलते हैं अपने इंट्रो की तरफ। सोचो अगर बुराई सिर्फ एक किताब तक सीमित ना हो, अगर वो बुराई आपके खून में, आपकी ब्लड लाइन में दौड़ रही हो तो। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इविल डेड 1। ये एक ऐसी स्टोरी लाइन है जो इविल डेड यूनिवर्स को एक बिल्कुल नए और डार्क लेवल पर ले जाती है। अगर आपने इविल डेड राइज देखी है तो आपको लगता होगा कि कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन नहीं। इस सिनेमैटिक कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन में हम देखेंगे कि कैसे पुराने गुनाह लौट कर आते हैं और एक पूरी फैमिली को जिंदा जला देते हैं। आज के इस मेगा ब्रेकडाउन में हम बात करेंगे प्राइस फैमिली की तबाही की, उनके अंदर के टॉक्सिक अब्यूज की, और कैसे पिछली मूवी के सारे डार्क लिंक्स इविल डेड बर्न की स्टोरी में आकर जुड़ते हैं। तो लाइट ऑफ कर लो दोस्तों, क्योंकि ये कहानी बुरी तरह से जलाने वाली है। शुरू करने से पहले स्टोरी की फ्रेंचाइजी लिंक समझना बहुत जरूरी है। इविल डेड यूनिवर्स में नेक्रोनोमिकॉन एक्समोडियस की 3 अलग अलग बुक्स दिखाई गई हैं। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि दूसरी बुक 2013 वाली इविल डेड में दिखाई गई थी, उसका सीधा कनेक्शन प्राइस फैमिली से था। पिछली मूवी इविल डेड राइज की शुरुआत याद है? झील के पास जो तबाही हुई थी, वहाँ जेसिका नाम की लड़की डेडाइट बन गई थी। ये स्टोरी वहीं से आगे बढ़ती है। झील के पास से गुजरने वाला हर इंसान अब उस कर्स का टारगेट है, और हमारी पूरी फिल्म का प्लॉट ही इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए पहले फैमिली ट्री और कैरेक्टर्स को सही से समझ लेते हैं, ताकि आगे कहानी में कोई कंफ्यूजन ना हो। एलिस कहानी में मेन लीड रोल कर रही है, एक ऐसी औरत जो सालों से डोमेस्टिक अब्यूज और मेंटल ट्रॉमा सह रही है। विल, एलिस का पति, ये इस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है, अब्यूसिव, गुस्से वाला और टॉक्सिक। जोसेफ विल का छोटा भाई है, एक सुलझा हुआ लड़का जो अपने परिवार के राजों को ढूंढ रहा है। थाया, जोसेफ की गर्लफ्रेंड, जो इस तबाही में फंस जाती है। बेंजामिन, जोसेफ का नाना, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सूजन, विल और जोसेफ की माँ और बेंजामिन की बेटी, अपने परिवार के सच को छुपाने वाली। एडगर, विल और जोसेफ का पिता, एक वीक इंसान जो परिवार के अब्यूज को नजरअंदाज करता आया है। पोली, सूजन की माँ यानी विल और जोसेफ की नानी, जो डिमेंशिया की मरीज है। मेन मूवी स्टार्ट होने से पहले जोसेफ अपनी नाना बेंजामिन प्राइस की रिसर्च को पढ़ रहा होता है। वो उनकी रिसर्च को प्रिंट करता है, नोट्स बनाता है और पुरानी रिकॉर्डिंग को सुन रहा होता है। रिकॉर्डिंग में उसका नाना बताता है कि वो मैजिक बुक कोई कल्पना नहीं है, द बुक ऑफ द डेड असल में सर्कल ऑफ द वाइस मैन की खोज है। नाना बताते हैं कि उनके मना करने के बाद भी बुक के पेजेस को पढ़ा गया, नरक का दरवाजा खुल गया और वहाँ से डेडाइट्स बाहर आ गए। वो ये भी बताते हैं कि उन्हें एक हथियार मिला है जो बहुत पावरफुल है। अगर किसी इंसान की बॉडी पर डेडाइट्स कब्जा कर लें तो फिर उस हथियार के सिर्फ एक कट से उस डेडाइट्स को उस इंसान की बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है और उसे वापस नर्क भी भेजा जा सकता है। फिर वो बताते हैं, मैंने उस हथियार को तंत्र विद्या से बांध कर छुपा दिया है, उसे वैसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि प्रोटेक्शन के टूटते ही वो उसे महसूस कर लेंगे और उसकी तरफ खींचे चले आएंगे और उस हथियार को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये रिकॉर्डिंग सुनते ही जोसेफ उस हथियार को ढूंढ लेता है और प्रोटेक्शन हटा देता है। अब कहानी शुरू होती है एक झील के किनारे, जहाँ जेरिड और लियो मछली पकड़ रहे हैं। जेरिड का हुक पानी में फंसता है और बाहर आता है एक आधा गला हुआ इंसानी सर। दोस्तों, ये सर और किसी का नहीं बल्कि इविल डेड राइज के कैलिब का है। उसी पर डेडाइट जेसिका पानी से निकलती है, जेरिड को अंदर खींचती है और लियो को जिंदा पानी में उबाल देती है। कर सब झील से बाहर आ चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है क्लब में, जहाँ जोसेफ का बर्थडे चल रहा है। यहाँ हम विल का असली चेहरा देखते हैं। वो सबके सामने एलिस पर सिगरेट पीने के लिए चिल्लाता है, उसे अब्यूज बातें बोलता है। एलिस तंग आकर कहती है, बहुत हो गया। विल गुस्से में शराब पीकर अकेला गाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में विल की गाड़ी के सामने अचानक जेसिका आती है। गाड़ी क्रैश होती है और जेसिका विल को चिढ़ाती है और एक मंत्र बोलती है। तभी गाड़ी में आग लग जाती है और विल कार में ही जिंदा जल जाता है। लेकिन डेडाइट्स के लिए ये मौत सिर्फ एक इन्विटेशन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विल के फ्यूनरल पर पूरी फैमिली मिलती है। फ्यूनरल हाउस का वर्कर माइक जब बॉडी को तैयार कर रहा होता है जलाने के लिए, तो पिता एडगर कैस्केट के पास अकेला जाता है। तभी कैस्केट खुलता है और अंदर से डेडाइट विल निकलता है। एडगर का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ विल एडगर को फिजिकली खत्म नहीं कर रहा, बल्कि अपना कर्स उसके अंदर ट्रांसफर कर रहा है। जब माइक बचाने के लिए आता है, डेडाइट विल उसे चीर डालता है। सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब वापस लेक हाउस आ गए हैं। एडगर के अंदर का डीमन अब जाग चुका है। डिनर टेबल पर बहस इतनी बढ़ती है कि एडगर अचानक पागल होकर फोर्क उठाता है और अपने फैमिली के प्यारे कुत्ते मैक्स को बार बार घोंप कर मार देता है। एडगर बेहोश हो जाता है। जोसेफ और थाया उसे गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाने निकलते हैं।
जबकि एलिस और सूजन पीछे रुकती है। गाड़ी में एडगर अचानक पूरी तरह डेडाइट बन जाता है। वो थाया पर हमला करता है और उसका चेहरा नोच लेता है और कार सीट के हेडरेस्ट को थाया के सर में घोंप देता है। जोसेफ बहुत डर जाता है और दूर जाकर ये सब देख रहा होता है। एडगर गाड़ी से बाहर निकलता है और एक क्रीपी स्माइल के साथ जोसेफ की तरफ देखता है। जोसेफ डर कर वहाँ से भाग निकलता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिस और सूजन अपने मरे हुए कुत्ते को दफना रही होती है। फिर एलिस स्टोर रूम में शवल वापस रखने जाती है। शवल रखते हुए वो गिर जाता है, जिससे वहाँ रखी हुई कचरे की पॉलीथिन खुलकर बिखर जाती है। एलिस उसमें देखती है वही रिसर्च नोट्स जो जोसेफ ने बनाए होते हैं। वो उन पेजेस को पढ़ती है लेकिन इग्नोर कर देती है। फिर वो कुछ प्रिंट आउट्स उठाती है और उन्हें देखती है। उन प्रिंट आउट्स पर मंत्र लिखे होते हैं, जिसे वो एक एक कर पढ़ने लगती है। और जैसे ही वो पहला वर्ड बोलती है कुंडा, और वैसे ही हमेशा की तरह इनविजिबल फोर्स झील से जागकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो अगला वर्ड बोलती है एस्ट्राटा, और वो फोर्स और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर तीसरा वर्ड मोन्टेसे, और जैसे ही वो आखिरी वर्ड कांडा पढ़ने वाली होती है, वो इस सबको बस एक बकवास बताकर वो पेजेस फेंक देती है। लेकिन तब तक वो इनविजिबल फोर्स उस तक पहुंच चुकी होती है। वो फोर्स उनके मरे हुए कुत्ते मैक्स की बॉडी में आती है और एलिस पर अटैक कर देती है। एलिस पास ही पड़ी घास काटने वाली कैंची से उसे मार देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब आगे हमें सूजन दिखाई जाती है, जो किचन में इरिटेट होकर डिशवॉशर में बर्तन साफ होने के लिए रख रही होती है। इतने में उसे कुछ आवाज आती है। वो किचन से बाहर निकलकर देखती है तो उसे एलिस मेन गेट के पास बहुत डरी हुई हालत में खड़ी हुई दिखती है। सूजन उससे पूछती है कि क्या हुआ है। इतने में गेट खुलता है और जोसेफ हाफता हुआ घर में आता है। सूजन घबराए हुए जोसेफ से पूछती है कि क्या हुआ है और तुम्हारे डैड कहाँ पर है। जोसेफ बताता है कि शायद डैड ने थाया को मार दिया है। तभी गेट पर दस्तक होती है। सब डर जाते हैं और बाहर से थाया की आवाज आती है, जो दरवाजा खोलने के लिए बोल रही होती है। एलिस गेट खोलती है और फिर जो होता है वो बहुत डरावना है। थाया घर में एंटर करती है। सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। जब कैमरा थाया की तरफ घूमता है तब दिखती है डेडाइट थाया, जिसके सर में कार का हेडरेस्ट घुसा होता है और वो खून से लथपथ होती है। फिर थाया उस हेडरेस्ट को बड़े स्टाइल से बाहर निकालती है और चलती हुई टेबल के पास जाती है। वो एक जलती हुई कैंडल उठाती है और जोसेफ की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हारी फैमिली के नाम पर चीयर्स। और फिर उस कैंडल का गरम गरम वैक्स अपने मुंह के अंदर डाल लेती है और एकदम से सूजन पर अटैक कर देती है। एलिस और जोसेफ थाया को पकड़कर बेसमेंट में फेंक देते हैं और गेट बंद कर देते हैं। फिर जोसेफ, एलिस और सूजन और पोली सब घर से बाहर भागते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आकर देखते हैं तो सामने डेडाइट एडगर खड़ा होता है। एडगर सीटी मारता है और उनका डेडाइट बन चुका हुआ कुत्ता मैक्स उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो एक गन निकालता है और जोसेफ की तरफ तान देता है, मरना तुझे चाहिए था, विल को नहीं। और फिर गन अपने मुंह में डाल लेता है और शूट करता है। गोली उसके सर के पार निकल जाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो खुद को मल्टीपल टाइम शॉट करता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं थाया जो बेसमेंट में होती है, वो बॉयलर की फ्लेम को अपनी शक्तियों से फुल पर कर देती है, जिससे पानी बॉइलिंग हॉट होने लगता है और स्टीम घर में फैलने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होकर आता है एलिस और जोसेफ पर। वो दोनों घर के गेट्स को बहुत सारा सामान रखकर ब्लॉक कर देते हैं। फिर एलिस ऊपर वाले फ्लोर की विंडो से बाहर देखती है तो एडगर उसे क्रीपी स्माइल के साथ अपना हाथ वेव करता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पोली को, जो अपनी व्हील चेयर पर बैठी होती है। उसे कुछ आवाज आती है बेसमेंट के गेट से। वो अपनी व्हील चेयर लेकर देखने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में एक हाथ बेसमेंट का गेट तोड़कर बाहर निकलता है और वापस अंदर चला जाता है। पोली बिना रुके आगे बढ़ती है। फिर जो डोर में होल हुआ था उसमें से डेडाइट थाया बोलती है, प्लीज दरवाजा खोल दो। फिर पोली कहती है, तुमने मुझसे जो चुराया था क्या तुम वो लौटाने आई हो? थाया कहती है, हाँ बिल्कुल, आप सबको ऑलरेडी पता ही है कि जोसेफ की नानी थोड़ी दिमाग से सटकी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। पोली गेट खोल देती है और थाया पोली को जमीन पर गिराकर भाग जाती है। गिरने की आवाज सुनकर बाकी सब लोग वहां आते हैं। एलिस जमीन पर गिरा खून देखकर समझ जाती है कि इस एक गलती से अब क्या होगा। वो और जोसेफ चुपके से दूसरे रूम में जाते हैं, जहां थाया हर जगह पेट्रोल डाल रही होती है और थाया के पास ही पड़ी होती है एक घास काटने की मशीन। जोसेफ डरते हुए एलिस से पूछता है कि क्या वो जाएगी या वो जाए उसे खत्म करने। एलिस डरते हुए कहती है, तुम जाओ। जोसेफ डरते डरते रूम में एंटर करता है, बिल्कुल चुपचाप। वो एक लैंप उठाता है, लेकिन आवाज हो जाती है। जैसे ही वो सामने देखता है तो थाया वहां से गायब होती है। वो लैंप को हाथ में उठाए हुए हर जगह देखता है। एलिस उसे ऐसा करते देख घबरा जाती है और एकदम से एलिस के फेस पर एक खून की ड्रॉप आकर गिरती है। थाया ऊपर सीलिंग से उल्टी लटकी होती है और एलिस पर अटैक कर देती है। सूजन जो पोली को संभाल रही होती है, वो स्टेयर लिफ्ट का बटन दबा देती है और चिल्लाती है, जोसेफ बचाओ एलिस को। लेकिन जोसेफ डर जाता है और कोई रिएक्ट नहीं करता। सूजन जोसेफ के पास आती है और जोर से कहती है कि चलो यहाँ से। इतने में थाया एलिस को छोड़कर उनके सामने खड़ी हो जाती है
और कहती है, सूजन, लड़के से इतना प्यार मत करो, इसके पास कुछ है जो हमें चाहिए, और सीधा उन पर अटैक कर देती है और सूजन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। जोसेफ किचन में जाकर एक मीट कटर उठा लेता है। इतने में किचन में थाया आती है और जोसेफ को चिढ़ाने लगती है और थाया एकदम से जोसेफ के पास आ जाती है, जिससे जोसेफ डर जाता है और गिर जाता है डिशवॉशर पर, जहां उसकी पीठ में कांटे छुरी घुस जाते हैं। थाया उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे जोसेफ को और ज्यादा पेन हो और वो क्रीपी हंसी हंसने लगती है। इतने में जोसेफ वाइन ओपनर उसके गले में घोंप देता है और थाया उसी वाइन ओपनर से अपना गला चीर देती है और दोबारा जोसेफ के ऊपर चढ़ जाती है। इतने में बाहर से पोली की आवाज आती है, जिसे सुनकर थाया बाहर जाती है। पोली के नकली दांत निकालकर अपने मुंह में डालती है और चाट कर वापस पोली के मुंह में डाल देती है। इतने में एलिस साइड में से आती है और थाया पर अटैक कर देती है, जिससे थाया सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जैसे ही थाया वापस उठने वाली होती है, उसके फेस पर अटैक होता है जो जोसेफ ने किया होता है, और वो मल्टीपल टाइम थाया के फेस पर अटैक कर उसका सर खोल देता है। सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलिस जोसेफ से पूछती है द सर्कल ऑफ द वाइज मैन के बारे में, जिस पर जोसेफ कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एलिस कहती है मैंने तुम्हारे नोट्स पढ़े हैं जो तुमने फेंक दिए थे। तब जोसेफ बताता है कि उसके नाना इस ग्रुप का हिस्सा थे। उनका मानना था कि शैतान यहाँ आया था और बुक पढ़ने से वो दोबारा यहाँ आएगा, इसलिए वो उस बुक को कहते थे द बुक ऑफ द डेड। फिर जोसेफ बताता है कि मेरे नाना घर छोड़कर चीजें जमा करते रहे पूरी दुनिया में से उन डेडाइट से बचने के लिए। थाया के मरने से पहले उसने कहा था कि उनको कुछ चाहिए जो हमारे पास है। जोसेफ एलिस को कहता है शायद वही चीजें हैं जो इनको रोक सकती हैं। एलिस कहती है कि अब भी वो चीजें हैं तुम्हारे पास, जिस पर जोसेफ कहता है मोम ने उन सब चीजों को फेंकने को कहा था नाना के मरने के बाद, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी भी मैंने संभाल कर रखी हैं एटिक में। सीन शिफ्ट होता है और आता है पोली और सूजन पर। सूजन पोली को सुला रही होती है। पोली उसे बेड के नीचे चेक करने को कहती है कि देखो कोई शैतान तो नहीं है। सूजन चेक करती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता और पोली को कहती है यहाँ कुछ नहीं है, आप आराम से सो जाओ। पोली सूजन को झूठी कहती है और मुंह ढककर लेट जाती है। जैसे ही सूजन रूम से जाने लगती है, हम देख पाते हैं कि पोली एकदम से उठकर सूजन को गुड नाइट सूजन बोलती है, लेकिन चद्दर पूरी तरह ओढ़कर। ये सुनकर सूजन शॉक हो जाती है, क्योंकि पोली को डेमेंशिया था और वो सूजन का असली नाम कभी भी नहीं लेती। सूजन डरते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन पोली एकदम से बेड पर चद्दर के साथ ही खड़ी हो जाती है और सूजन को अपने पास बुलाती है। सूजन चद्दर ओढ़ी पोली को हक कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम ठीक हो गई है। लेकिन जब सूजन चद्दर हटाती है तो उसे पोली डेडाइट बनी हुई दिखती है। पोली उसे मैनिपुलेट करने लगती है फैमिली की बातों से और उसे विंडो की तरफ जाने को बोलती है। सूजन रोती हुई विंडो की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो कर्टन्स हटाती है, विंडो के बाहर डेडाइट एडगर होता है। एडगर उसे विंडो खोलने के लिए कहता है। सूजन भावनाओं में बहकर विंडो खोल देती है। एडगर उसे किस करने लग जाता है और हम देख पाते हैं कि सूजन की आंख का कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब अब वो भी इन्फेक्टेड हो गई है। जैसे थाया ने पोली के नकली दांतों को निकालकर अपने मुंह से चाट कर वापस पोली के मुंह में फिट कर दिया था, जिससे पोली इन्फेक्टेड हो गई थी। आगे हम देखते हैं जोसेफ और एलिस को, जिनके पास सूजन आती है। जोसेफ पूछता है नानी माँ कैसी है। सूजन बहुत अजीब तरह से कहती है अब सब पहले से बेहतर है, जिस पर जोसेफ को थोड़ी हैरानी होती है। जिस पर सूजन कहती है तुमको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, वो हमारे दुश्मन नहीं है, उनको बस वही चाहिए जो तुम्हारे नाना ने उनसे चुराया था। एक काम करो, उन्हें वो दे दो और ये सब खत्म करो और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जिस पर जोसेफ शॉक होकर पूछता है क्या कहा है उन्होंने, और सूजन गुस्से से कहती है वो हथियार, और चिल्लाती है बताओ हमें वो कंडेरियन खंजर कहाँ रखा है। एकदम से लाइट चली जाती है और अंधेरे से निकल कर आता है एडगर। वो सीधा जोसेफ पर अटैक कर देता है और फिर एलिस पर अटैक करता है और एलिस को कहता है हमारी फैमिली मैटर में दखल देना बंद करो। इतने में सूजन पीछे से एडगर पर चिल्लाती है कि तुमने वादा किया था जोसेफ को चोट नहीं पहुंचाओगे। ये सुनकर वो बहुत डरावनी नजर से सूजन को देखता है और एकदम से उसके पास आ जाता है और टेबल पे रखे कैंडल स्टैंड से सूजन पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो जोसेफ को घसीटता हुआ ले जाता है थाया की बॉडी के पास और उसका मुंह थाया के फटे हुए मुंह में रगड़ने लगता है और उससे बुरा भला बोलने लगता है। इतने में जोसेफ बोलता है मैं जानता हूँ कंडेरियन खंजर कहाँ है, और एडगर शांत हो जाता है, लेकिन जोसेफ उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। एलिस ये सब देखकर बचते हुए आगे बढ़ने लगती है। सूजन को भी होश आ जाता है और वो पीछे लड़ाई में एडगर को रोकने की कोशिश करने लगती है। एलिस रेंगते हुए जाकर सीढ़ियों के नीचे बने हुए स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन इतने में स्टोर रूम की दीवार तोड़कर जोसेफ का सर आता है और जोसेफ कहता है ढूंढो उस खंजर को इनसे पहले, और एडगर वापस उसका सर खींच कर ले जाता है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। एलिस अपने डर पर काबू पाती है और गेट खोलकर बाहर आती है। बाहर आकर उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी दूर उसे वो घास काटने वाली मशीन पड़ी हुई दिखती है। एलिस ये मशीन उठा लेती है और सीढ़ियों से ऊपर जाती है
ऊपर जाकर उसे सूजन एक कोने में पड़ी हुई रोती दिखती है और वो उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसके पैर के नीचे एक फोटो फ्रेम आ जाता है। वो उसे उठा कर देखती है, उसमें उसकी शादी की फोटो होती है। जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है, उसके पीछे डेडाइट पोली खड़ी होती है। जैसे ही एलिस पीछे मुड़ती है, पोली उस पर अटैक कर देती है। एलिस को घास काटने वाली मशीन के ब्लेड पर लेटा देती है और उसे टॉर्चर करने लगती है। पास पड़े एक पेन को लेकर पोली एलिस के कान में घोंप देती है और फिर पोली सूजन को कहती है कि मशीन स्टार्ट करो, इसको खत्म करने में हमारी मदद करो। सूजन आगे बढ़ती है और बटन दबाने ही वाली होती है। इतने में एलिस पास पड़े एक शीशे का टुकड़ा उठाकर पोली की आंख में घोंप देती है और फटाफट उठकर पोली को स्टेयर लिफ्ट से बांधकर बटन ऑन कर देती है, जिससे पोली स्टेयर लिफ्ट के थ्रू नीचे जाने लगती है। एलिस डर के मारे कोने में बैठ जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ होती है सूजन, जो एलिस को देख रही होती है। एलिस दर्द में अपने कान से पेन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन पेन बीच में से टूट जाता है और आधा पेन उसके कान में ही फंसा रह जाता है। एलिस उठकर एक चाकू उठाती है और सीढ़ियों के पास जाती है। नीचे पोली अपनी टांग एक शीशे के टुकड़े से काट रही होती है ताकि फ्री हो सके। इतने में छत से कुछ गिरता है और सूजन रोते हुए एलिस से पूछती है, क्या वो जोसेफ है? एलिस ऊपर से झांककर नीचे देखती है तो उसे जोसेफ दिखता है, जिसके ऊपर एडगर चढ़ा होता है। एडगर एलिस को देख लेता है और भागते हुए उसकी तरफ आने लगता है। एलिस फटाफट घास काटने की मशीन और सूजन को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर भाग जाती है और जाकर एक वॉशरूम में छुप जाती है। वहाँ जाकर वो सबसे पहले सूजन को बांध देती है। सूजन बोलती है, ये क्या कर रही हो तुम? एलिस कहती है, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें वहीं अकेला नहीं छोड़ा। सूजन कहती है, किस बात का शुक्र? और सूजन एलिस को बुरा भला कहने लगती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। एलिस अपने कान से वो पेन का टूटा हुआ टुकड़ा एक प्लकर की मदद से बाहर निकालती है और सूजन पर बहुत तेजी से चिल्लाती है, अब बस करो सूजन, अपनी बकवास बंद करो, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम सब इसी के हकदार हो। और सूजन को अपना पेट दिखाती है, जिस पर एक बहुत बड़ा जलने का घाव होता है और कहती है, ये घाव तुम्हारे ही बेटे ने मुझको दिया है। सूजन कहती है, वो एक एक्सीडेंट था। एलिस चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, उसने ऐसा जानबूझकर किया था और तुमको सब पता था, तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी तुमने उसकी साइड ली हमेशा, उसको कभी कुछ नहीं कहा, और ये सब जो अब हो रहा है तुम इसी के लायक हो। और कहती है, बस बहुत हो गया, तुम सब भाड़ में जाओ। एलिस घास काटने वाली मशीन से सीलिंग को कट करने लगती है। सूजन कहती है, तुम ठीक कह रही हो, जब भी तुम ये सोचोगी कि तुम बच गई हो या सुरक्षित हो, मेरा बेटा तुम्हारे सामने होगा और वो तुमको जलाकर राख कर देगा। और सूजन अचानक एक डेडाइट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एडगर ने किस किया था ना सूजन को, तो वो भी इन्फेक्टेड है। एकदम से वो टॉयलेट सीट को खींच लेती है, जिससे एलिस गिर जाती है और फिर एलिस पर बहुत ब्रूटल अटैक कर देती है। वो एलिस का मुंह वॉशरूम के कर्टन से लपेट देती है और उसे उठाकर छत से चिपक जाती है, जैसे फांसी दे रही हो एलिस को। लेकिन एलिस जैसे तैसे खुद को फ्री करवाती है और घास काटने वाली मशीन उठा लेती है और सीधा सूजन को काटना शुरू कर देती है। जब सूजन थोड़ी अनकॉन्शियस होने लगती है, तभी वो भागकर ऊपर उस होल से एटिक में चली जाती है। वहाँ जाकर वो सारे सामान में उस खंजर को ढूंढने लगती है। इतने में होल से आवाज आती है जोसेफ की, जो कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ खंजर ढूंढने में। और फिर एकदम आवाज इविल हो जाती है और कहती है, जिससे और भी जल्दी मैं तुम्हारा गला काट सकूं। एलिस ये सुनकर पैनिक होकर खंजर ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में डेडाइट जोसेफ होल से अपना हाथ बाहर निकालता है। एलिस ये देखकर बहुत ही डर जाती है, लेकिन फिर भी खंजर ढूंढना बंद नहीं करती। फिर जोसेफ अपना सर निकाल लेता है उस होल से बाहर और एलिस को चिढ़ाने लगता है। इतने में एलिस को वो खंजर मिल जाता है और एलिस सीधा वो खंजर जोसेफ के मुंह में घुसा देती है और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। ऐसा ही लगा था ना? लेकिन नहीं, जोसेफ पहले दिखाता है कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन फिर कहता है गलत खंजर, और एलिस वहाँ पड़े सारे खंजर उसके अंदर घोंपने लगती है। जोसेफ उसके बाल पकड़कर कहता है, कंडेरियन खंजर यहाँ नहीं है। इतने में एलिस एक और खंजर उसके चेस्ट में घोंप देती है, जिससे वो रुक जाता है और वापस नीचे गिर जाता है। और पहली बार हमको मूवी में वो खंजर दिखता है जिस पर कुछ सिंबल्स बने हुए थे। फिर एलिस होल से नीचे देखती है, जोसेफ नीचे मरा हुआ पड़ा होता है। एकदम से सूजन होल से आती है। एलिस सूजन को आता देख फटाफट घास काटने की मशीन उठाती है और उस खंजर को साथ लेकर विंडो से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो खंजर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। एलिस घबराते हुए घास काटने की मशीन उठाती है और सीधा चिमनी की तरफ भागने लगती है। इतने में सूजन भी विंडो से बाहर आ जाती है। एलिस चिमनी में छुप जाती है, लेकिन सूजन उसका पीछा करते हुए चिमनी में आती है। एलिस घास काटने वाली मशीन को स्टार्ट करके सीधा सूजन पर चला देती है, जिससे सूजन के टुकड़े हो जाते हैं। एलिस चिमनी से नीचे आती है और उसके पीछे आता है एडगर। फिर एलिस सीधा उस पर घास काटने वाली मशीन से अटैक कर देती है और एडगर के सर के 2 टुकड़े कर देती है। फिर वो एक लाइटर निकालती है और उस लाइटर को जलाकर रूम में फेंक देती है और हर जगह आग लग जाती है, क्योंकि थाया ने मरने से पहले घर में हर जगह पेट्रोल छिड़का होता है। फिर एलिस बाहर जाती है और खंजर उठाती है और डेडाइट कुत्ता मैक्स उस पर अटैक करने आता है। हम देख पाते हैं कि एलिस कुत्ते को खंजर से मार देती है और वो खंजर हाथ में लिए जमीन पर पड़ी होती है। तभी पीछे से आवाज
आवाज आती है विल की। वो पीछे देखती है तो उसे जलते हुए घर के सामने एक डरावनी फिगर खड़ी हुई दिखती है। वो फिगर धीरे धीरे एलिस की तरफ बढ़ने लगती है। एलिस खंजर हाथ में लेकर उसकी तरफ पॉइंट करके खड़ी हो जाती है और तभी वो डीमन विल की आवाज में बोलता है, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो एक लकड़ी के पोल को पकड़ता है जिससे उसमें आग लग जाती है। ये देखकर एलिस बहुत डर जाती है और वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। वो जंगल से होती हुई एक फैक्ट्री तक पहुंच जाती है। वो एक कोने में जाकर छुप जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे से वो डीमन आता हुआ दिखता है। वो घबरा जाती है। तभी वो डीमन उसे उठाकर एक गड्ढे में फेंक देता है, जिससे एलिस के पैर में एक सरिया घुस जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। डीमन विल उसे ऊपर खड़ा होकर चिढ़ाता है, तुम्हारे बिना मैं कभी नहीं जी पाता एलिस, और मैं अब तुम्हें भी जीने नहीं दूंगा। और वो तारकोल वाला पाइप उस गड्ढे में फेंक देता है, जिससे पिघलती हुई तारकोल उस गड्ढे में भरने लगती है। एलिस जैसे तैसे अपने पैर को फ्री कराती है और भागकर थोड़ा ऊपर चढ़ जाती है। तभी डीमन विल उसे दबोच लेता है और उससे खंजर मांगता है। एलिस एक दूसरा खंजर निकालकर तारकोल वाले गड्ढे में फेंक देती है और कहती है, जाओ ले लो। डीमन विल एलिस को छोड़कर खंजर लेने चला जाता है और एलिस मौका देखकर कुछ तारों को खींचती है, जिससे एक जैक हैमर खींचकर उसके पास आ जाता है। वो उस जैक हैमर को उस डीमन विल की चेस्ट में घोंप देती है, जिससे डीमन विल घायल हो जाता है और तारकोल वाले गड्ढे में डूबने लगता है। एलिस फिर ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन डीमन विल पीछे से वही फेक खंजर एलिस के पैर में घोंप देता है। एलिस के सामने पड़ा होता है कंडेरियन खंजर। वो उसे उठाकर डीमन विल पर अटैक करती है और अचानक हम देख पाते हैं कि एलिस कुछ हेलुसिनेट करती है। उसे नॉर्मल विल दिखता है। वो अपने गले से वो खंजर बाहर निकालता है और एलिस रोते हुए उसका फेस टच करती है। तभी एलिस रोते हुए कहती है, इतना काफी नहीं है, और विल का पूरा फेस अपने हाथों से नोच देती है। तभी सीन वापस नॉर्मल हो जाता है। अब हम देख पाते हैं कि वो असल में डीमन विल का सर नोच रही थी और डीमन विल उसे हेलुसिनेशंस दिखा रहा था। एलिस उसका सर चकनाचूर कर देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में एलिस दिखाई जाती है, जो हाथ में खंजर लिए जमीन पर रेंगती हुई आगे बढ़ रही होती है। बैकग्राउंड में हमको बहुत सारी पुलिस लाइट्स भी दिखाई देती हैं। मेडिक जब एलिस से पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, तो एलिस एक सिगरेट सुलगाती है। ये सिगरेट पहले विल के कंट्रोल की निशानी थी, पर अब वो आजाद है। और वो कहती है, मेरे एक्स हस्बैंड ने। एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि डेडाइट पोली बच गई है और वो जमीन पर रेंगती हुई रास्ते पर जा रही है। इतने में एक गाड़ी पीछे से आती है, उसमें से एक लड़की उतरती है, पोली के पास आती है। पोली एक्टिंग करने लगती है लाचार होने की, लेकिन जैसे ही वो लड़की उसके पास आती है, पोली उस पर झपट पड़ती है और उसे इन्फेक्टेड कर देती है और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो ये थी दोस्तों इविल डेड बर्न की डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर तुम्हें लग रहा है कि इविल डेड बर्न सिर्फ एक हॉरर मूवी थी, तो तुमने इसके सबसे इंपॉर्टेंट हिडन कनेक्शंस को मिस कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं नेक्रोनोमिकॉन। इस फ्रेंचाइज में हर बार बुराई किसी इंसान की वजह से शुरू होती रही, लेकिन असल में उसके पीछे हमेशा इस किताब की डार्क पावर होती है। इस मूवी में भी वही पैटर्न रिपीट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इविल फैमिली के अंदर पहले से मौजूद नफरत और ट्रोमा का फायदा उठाता है। अब जोसेफ की रिसर्च को देखो। मूवी की शुरुआत में ही उसके नाना बार बार वार्निंग देते हैं कि प्रोटेक्शन कभी मत तोड़ना, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से जोसेफ वही प्रोटेक्शन हटा देता है और उसी पर इविल दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। मतलब पूरी ट्रेजेडी की पहली चेन वहीं से शुरू होती है। एक और हिडन डिटेल जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, एलिस जब मजाक मजाक में कंडेरियन वर्ड्स को पढ़ना शुरू करती है, कुंडा, एस्ट्राटा, मोन्टेसे, तो हर वर्ड के साथ इनविजिबल फोर्स उसके और करीब आती रहती है और चाहे वो लास्ट वर्ड कंप्लीट ना भी करे, तब तक इविल उस तक पहुंच चुका होता है। यानी इविल डेड यूनिवर्स में सिर्फ पूरा रिचुअल ही डेंजरस नहीं होता, उसे शुरू करना भी खतरनाक हो सकता है। अब डेडाइट्स के बिहेवियर पर ध्यान दो। ये सिर्फ मारते नहीं है, ये विक्टिम को मेंटली टॉर्चर भी करते हैं। थाया, एडगर, सूजन और बाकी सब लोग बार बार फैमिली के सीक्रेट्स और इमोशनल वीकनेस का यूज करते हैं। ये इविल डेड फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी पहचान है। फिजिकल हॉरर से पहले साइकोलॉजिकल हॉरर। एडगर का बार बार फैमिली मैटर बोलना भी कोई रैंडम डायलॉग नहीं था। इविल को पता था कि इस फैमिली का सबसे बड़ा वेपन उनका अपना गिल्ट, अब्यूज और ब्रोकन रिलेशंस हैं। इसलिए हर अटैक इमोशनल भी होता था और ब्रूटल भी। अब बात करते हैं कंडेरियन खंजर की। मूवी में एलिस पहले गलत खंजर यूज करती है और उसका कोई असर नहीं होता। उसके बाद असली खंजर रिवील होता है, जिसके ऊपर एंशिएंट सिंबल्स बने होते हैं। इसका मतलब सिर्फ कोई वेपन डेडाइट्स को नहीं रोक सकता। असली पावर उसी वेपन में है जिस पर स्पेसिफिक सिंबल्स क्राफ्ट किए गए हैं। एंडिंग में एक और सिंबॉलिक डिटेल छुपी हुई है, जब एलिस मेडिक के सामने सिगरेट जलाती है और कहती है, माय एक्स हस्बैंड। ये सिर्फ एक जोक नहीं है। मूवी के शुरू में सिगरेट विल के कंट्रोल और अब्यूज की निशानी थी, लेकिन एंड तक वही सिगरेट एलिस की फ्रीडम और सर्वाइवल का सिंबल बन जाती है। और सबसे बड़ा हिडन क्लू पोस्ट क्रेडिट सीन में है। पोली का बचना ये प्रूव करता है कि इविल को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। फ्रेंचाइज का एक रूल हमेशा से रहा है, अगर एक भी इन्फेक्टेड होस्ट बच गया तो इविल दोबारा लौट सकता है। इसलिए मूवी टेक्निकली हैप्पी एंडिंग पर खत्म ही नहीं होती। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो पूरी मूवी का असली मॉन्स्टर सिर्फ डेडाइट्स नहीं थे। डोमेस्टिक अब्यूज, फैमिली सीक्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रॉमा इतने ही बड़े विलन्स थे। इविल ने बस उन्हीं कमजोरियों को अपना वेपन बना लिया। तो कमेंट में जरूर बताएं तुम्हारे हिसाब से सबसे डिस्टर्बिंग सीन कौन सा था, और क्या तुम चाहोगे कि इविल डेड
फ्रेंचाइज की सारे हिडन लॉर्ड्स और तीनों नेक्रोनोमिकॉन मिस्ट्रीज पूरी टाइमलाइन को भी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूं? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में डेड जरूर लिखना। मैं मिलता हूं एक और ऐसी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।